स्वास्तिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बेटा कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैकेनिक्स के, तो करीब 100 क्वेश्चंस हैं जिनको हम 2-3 सेटों में 4 सेटों में करीब आपको देंगे। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में संपर्क बल है, कॉन्टैक्ट फोर्स की बात की जा रही है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं। आपको यहाँ पे 4 बल दिए गए हैं, वैद्युत बल, गुरुत्वीय बल, घर्षण बल और चौथा ऑप्शन ननाबदीज है। वैद्युत बल, इसमें भी कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं है। गुरुत्वीय बल ग्रेविटेशनल फोर्स, इस फोर्स में भी कांटेक्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन घर्षण बल केवल तभी काम करता है जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में होती हैं। तो इनमें से जो घर्षण बल है हमारा, वो घर्षण बल कॉन्टैक्ट फोर्स है। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं कि यदि A डॉट बी इज इक्वल टू √3 मॉड ऑफ A क्रॉस B। तो ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है हमारा, A डॉट बी इज इक्वल टू √3 मॉड ऑफ A क्रॉस B। A डॉट बी को लिखते हैं AB कॉस थीटा। अच्छा, A क्रॉस B होता है AB साइन थीटा, मॉड लगा हुआ है, तो जो n कैप है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये AB दोनों साइड से कैंसिल हो गया, कॉस थीटा अपान साइन थीटा इक्वल टू √3, कॉट थीटा इक्वल टू √3। यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो जो सेकेंड क्वेश्चन है उसका करेक्ट ऑप्शन हुआ 30 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, A डॉट A क्रॉस B का मान होता है। तो देखिए बेटा, ये A वेक्टर, ये दूसरा B वेक्टर, A क्रॉस B इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो A क्रॉस B A के भी लंबवत है और B के भी लंबवत है। अब अगर हम लिखें A वेक्टर डॉट A क्रॉस B, तो हम क्या समझेंगे कि A वेक्टर और A क्रॉस B एक दूसरे के लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं, और परपेंडिकुलर वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो थर्ड का जो आंसर आया वो हो गया B वाला 0। वृत्तीय पथ पर परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्र बल प्रदान किया जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर चलता है, न्यूक्लियस की बात हो रही है, तो उसको जो वैद्युत बल प्रदान किया जाता है वो नाभिकीय वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इस वाले केस में जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही हमारा अभिकेंद्र बल सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। 5वें पर आते हैं, घर्षण गुणांक की विमाएँ हैं। तो घर्षण गुणांक एक विमाहीन राशि है और विमाहीन राशि को लिखते हैं m0 l0 t0। या तो 1 लिखा होगा या फिर mlt सबकी पावर 0 कर दी जाएगी। नेक्स्ट है, दो संपर्क सतहों पर स्थैतिक घर्षण गुणांक व गतिक घर्षण गुणांक म्यूएस व म्यूके हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कॉफिशिएंट है वो म्यूएस है और काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कॉफिशिएंट है म्यूके है। हम जानते हैं किसी वस्तु को चलाना मुश्किल है लेकिन चलाए रखना आसान है। इसका मतलब है कि जो स्थैतिक घर्षण बल होता है, जिसको हम लोग सीमांत घर्षण बल कहते हैं, वो हमारा गतिक घर्षण बल के मान से ज़्यादा होता है। इसीलिए म्यूएस का मान भी म्यूके के मान से ज़्यादा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, यदि किसी संघट्ट में ऊर्जा हानि नहीं होती तब हम इस प्रकार के संघट्ट को प्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं, और प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E की वैल्यू 0 होती है। नेक्स्ट है, देखो बेटा, अगर हम बल और विस्थापन के बीच ग्राफ खींचें F और X के बीच, तो जो ग्राफ का एरिया होता है वो हमें वर्क प्रोवाइड करता है। अच्छा, अगर ये एरिया डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव वर्क देगा और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के नीचे है तो निगेटिव वर्क देगा। इस वाले केस में एरिया जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के ऊपर है, तो ये हमको प्रोवाइड करेगा पॉजिटिव वर्क। नेक्स्ट, पिंडों का उभयनिष्ठ त्वरण होगा
देखो भैया, ये जो मास सिस्टम है, इस सिस्टम में त्वरण निकालने का जो तरीका है A इक्वल टू वो होता है F नेट अपान M नेट। देखते हैं भाई, F नेट क्या है? वो बल है जो कि सिस्टम को चलाता है। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो इस वाले पिंड का जो वेट है ना, वही सिस्टम को चला रहा है। अगर हम इसको पकड़ लें तो पूरे सिस्टम में कोई गति नहीं होगी। तो mg, और किसको चला रहा है? इस मास को भी, इस मास को भी। तो m नेट हो गया m प्लस m, कितना आया? mg अपान 2m, कितना हो गया? g/2। 10वां क्वेश्चन है, जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है द्रव्यमान पर और साथ ही साथ द्रव्यमान के वितरण पर। तो द्रव्यमान और द्रव्यमान वितरण दोनों पर निर्भर करता है। मास पर भी डिपेंड करता है और मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर भी डिपेंड करता है।